महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके सामने महाराणा सांगा, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, इसी टॉपिक को जारी रखते हुए अब जो इम्पोर्टेंट बिंदु था जिसने भारत को काफ़ी प्रभावित किया, खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध जो लड़ा गया महाराणा सांगा एवं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुग़ल सम्राट के मध्य लड़ा गया, जिसने भारत की राजनीति को एकदम उलटकर रख दिया। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके थे, 1519 से लेकर 1526 तक का जो काल था, 6-7 वर्षों का, वह महाराणा संग्राम या महाराणा सांगा हम कह सकते हैं के जीवन का, के शासन काल का उत्कर्ष काल था। इस दौरान उसने मालवा को पराजित किया, गुजरात, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और साथ ही पड़ोसी राजपूत राज्यों को भी उसने अपने अधीन बनाया या उन्हें परास्त किया। अब उसका सामना उसी की तरह एक पराक्रमी एवं यशस्वी सम्राट बाबर से हुआ, जो खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम बाबर के बारे में जान लेते हैं। कौन था बाबर? बाबर मध्य एशिया से के जो जनजातीय इलाके थे और फरगना उनका पैतृक क्षेत्र था, वहाँ का शासक था, परंतु वहाँ उनके पड़ोसियों द्वारा उनको पराजित कर दिया गया और फरगना और समरकंद दोनों क्षेत्रों को छोड़कर उसको काबुल आना पड़ा और काबुल पर उसने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के पश्चात काबुल से ही अपना शासन संचालन उसने शुरू कर दिया। अब क्योंकि बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अब बाबर की महत्वाकांक्षा हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की थी और हिंदुस्तान पर अधिकार करने की उसकी लालसा थी। अतः उसका ध्यान हिंदुस्तान की ओर हुआ। इस समय दिल्ली पर लोदी अफगान शासक लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी उसका समकालीन शासक था। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मार डाला और दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब बाबर के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी, वे पराजित अफगान सरदारों को तो थी, जो पराजित हुए थे, जो अब बाबर से बदला लेना चाहते थे। साथ ही उनसे बड़ी समस्या बाबर मानता था मेवाड़ के महाराणा सांगा को, जिसके बारे में बाबर ने काफ़ी कुछ सुन रखा था। अतः अब दोनों की सीमाएं मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत पर चूँकि अब मुग़लों का अधिकार हो चुका था, तो दोनों के मध्य संघर्ष होना अवश्य हावी हो चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके कई कारण थे, जिसका उल्लेख हम करना चाहेंगे। संघर्ष के कारण या कह सकते हैं खानवा युद्ध के क्या क्या कारण रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बाबर के सामने 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि बचे हुए अफगानों के साथ उसको युद्ध लड़ना चाहिए पहले, या मेवाड़ के महाराणा सांगा के द्वारा। इसके लिए उसने अपने सेनानायकों की कमेटी बुलाई
और उसके साथ विचार विमर्श किया गया। सेना नायकों का मानना था कि पहले जो विद्रोही अफगान सरदार थे जो बाबर से बदला लेना चाहते थे उससे बदला लिया जाए, परंतु बाबर ने उनकी बात न मानकर वो फैसला लिया कि पहले हम संघर्ष मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ करेंगे। अतः दोनों ही शासक युद्ध के लिए तैयार थे, क्योंकि महाराणा सांगा भी अपने आप में एक यशस्वी सम्राट था, बाबर भी पराक्रमी सम्राट था। दोनों ही सम्राट उत्तर भारत की राजनीति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसका जो पहला कारण था जिसकी वजह से दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, वह बाबर द्वारा महाराणा सांगा के ऊपर संधि का उल्लंघन करना और विश्वासघात का आरोप लगाना था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में लिखा है या बाबरनामा में लिखा है कि जब मैं दिल्ली पर आक्रमण करने का विचार कर रहा था, दिल्ली पर आक्रमण करने के निकल पड़ा था, तो सांगा का एक दूत मेरे पास आया और लोधियों के विरुद्ध सहायता की पेशकश उसने की। बाबर ने उसकी पेशकश को स्वीकार कर लिया, परंतु बाबर कहता है कि जब मैं जीत चुका, लोधियों से मैंने संघर्ष किया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, राणा सांगा की ओर से मुझे कोई सहायता नहीं मिली, अतः बाबर इस चीज़ का बदला राणा सांगा से लेना चाहता है। परंतु बाबरनामा के अलावा बाबर ने जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी ये जानकारी अन्य ग्रंथों से में नहीं पता चलती कि राणा सांगा ने बाबर को सहायता देने के लिए दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए आमंत्रित किया था। तो बहुत सारे राजस्थानी इतिहासकार और अन्य भारतीय इतिहासकार भी मानते हैं कि इस बात में सत्यता की कमी है। इसका जो खंडन पुरजोर तरीके से खंडन किया है वो राजस्थान के विद्वान डॉक्टर वंदना पाराशर ने दोनों के मध्य की संधि को लेकर काफ़ी शोध किया है, जिसका मानना है कि इस तरह की कोई संधि हुई नहीं थी, क्योंकि राणा सांगा पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले ही खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था, अतः उसे बाबर से सहायता की क्या आवश्यकता थी। तो पहला कारण ये बताया जाता है। दूसरा कारण जो बताया जाता है वह संघर्ष के कारण में कहता हूँ बाबर द्वारा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाना। दूसरा कारण है दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाएं। दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि दोनों शासक, क्योंकि मैंने पहले उल्लेख किया, दोनों ही साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे और दोनों की महत्वाकांक्षा थी कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करें। अतः जब दो बड़े राज्य, ये पड़ोसी राज्य ये सोचे कि हमें एक दूसरे राज्य को जीतकर साम्राज्य का विस्तार करना है, अपने शत्रुओं को पराजित करना है और अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना है, अतः दोनों में युद्ध होना तो फिर अवश्य हुआ भी है। इसलिए महत्वाकांक्षाएं भी, बाबर और राणा सांगा की महत्वाकांक्षाएं भी इस युद्ध का कारण बनी। तीसरा कारण जो बताया जाता है राणा सांगा द्वारा दिल्ली के क्षेत्रों को अधिकृत करना। जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तब इब्राहिम लोदी की जब पराजय हो चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तब राणा सांगा ने राजस्थान के कुछ भूभागों को
कुछ भूभागों पर आक्रमण करके जो दिल्ली सल्तनत के अधीन ही आते थे उसको अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अतः बाबर इस चीज़ का बदला लेना चाहता था कि उसने दिल्ली सल्तनत के अधीन जो क्षेत्र थे उस पर कैसे अधिकार कर लिया, इसलिए दोनों के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। चौथा जो कारण बताया जाता है वह राणा सांगा द्वारा बाबर के दुश्मनों को शरण देना, बाबर के दुश्मनों को शरण देना। जब पानीपत का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारे अफगान सरदार, जिसमें खासतौर पर महमूद लोदी जो था, जो दिल्ली सत्ता का दावेदार था, एवं अन्य सरदारों को राणा सांगा ने आश्रय दिया। अतः बाबर चाहता था कि राणा सांगा उनको कोई सहयोग न दे, लेकिन राणा सांगा ने बाबर की नहीं सुनी और उन्होंने महमूद लोदी एवं अन्य अफगान सरदारों को अपनी यहाँ शरण दी और बाबर के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की व्यूह रचना बनाना शुरू कर दिया। अतः बाबर को इस ओर से जो उसके दुश्मन थे उसके आक्रमण का नियंत्रण खतरा बना हुआ था, ताकि वो जानता था कि अगर मेवाड़ के साथ भी अफगान सरदार मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो ये उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसी तरह से एक कारण और बताया जाता है, धार्मिक कारण हो सकते हैं उसको, धार्मिक कारण। इस कारण को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा महत्व देते हैं। उनका मानना है, कह सकते हैं उनका मानना है। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि दोनों के मध्य संघर्ष का जो एक कारण था वो धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा थी। हो सकता है कि दोनों के मध्य धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा हो, लेकिन हम जब देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातों का पता चलता है कि राणा सांगा अगर धार्मिक रूप से ये युद्ध लड़ना चाहता था तो उसके साथ अफगान सरदार भी थे, हसन खां मेवाती जैसे योग्य सेना नायक भी थे जिन्होंने उनका मरते दम तक साथ दिया। तो ये कहना कि धार्मिक कारण ही युद्ध का कारण था, गौण कारण हो सकता है कुछ किसी छोटे रूप में, लेकिन अन्य इतिहासकारों का मानना है कि जो युद्ध हुआ, युद्ध का जो मुख्य कारण था वो राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर ही हुआ था, जैसे कि अन्य युद्ध लड़े गए थे। यानी कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ही दोनों के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अतः ये कुछ कारण मैंने आपको दिए, इससे पता चलता है कि युद्ध कैसे हुआ होगा। कारण तो एक युद्ध के लिए कारण बहुत सारे होते हैं। जब खानवा का युद्ध लड़ा गया उससे पहले भी घटनाक्रम हुए, हुए हैं। अब दोनों ही शासकों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। बाबर ने सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित दिल्ली सल्तनत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। खास तौर पर बयाना को अपने अधीन करने के पश्चात वहाँ पर मेहंदी ख्वाजा को नियुक्त कर दिया, जो बाबर का रिश्तेदार भी था। अब राणा सांगा ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। जब बाबर ने दक्षिण पश्चिमी सीमाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया तो उसके लिए एक चेतावनी थी, तो राणा सांगा भी पीछे नहीं रहा, अतः उसने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। राणा सांगा ने आसपास के बहुत से राजपूत सरदारों को इकट्ठा करना, सामंतों सरदारों को, शासकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वह बाबर से युद्ध कर सके। इन शासकों में मारवाड़ के राठौर राव गंगा के बेटे मालदेव, चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो
पहले से ही उनका सहयोगी था। मेड़ता का रायमल, सिरोए का अखिराज दूदा, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलुम्बर आदि के राजा एवं सामंत सरदार महाराणा सांगा के नीचे एकत्रित होने लगे और दोनों इन सभी ने मिलकर एक संयुक्त सेना का गठन किया और कहाँ पर कूच किया? खानवा की ओर कूच करना है, बाबर से युद्ध करने के लिए और कूच करना शुरू कर दिया। सबसे पहले राणा सांगा ने रणथंभौर की ओर अभियान किया। हालांकि रणथंभौर उनके दिन पहले से ही था। रणथंभौर पहुंचकर उन्होंने व्यूह रचना बनाना शुरू कर दिया। उनका जो टारगेट था वह बयाना दुर्ग पर अधिकार करना था। अतः राणा सांगा ने रणथंभौर से निकलकर बयाना की ओर कूच किया। इस समय मैंने पहले ही बताया कि बयाना पर मेहंदी ख्वाजा जो दुर्ग रक्षक था वहाँ पर वो शासन कर रहा था। अतः बयाना के दुर्ग को घेरकर मेवाड़ी सेना ने चुनौती दी। कुछ समय तक दुर्ग रक्षकों ने, बयाना के दुर्ग रक्षक मुगल सेना नायकों ने राजपूत शासकों के साथ संघर्ष किया, परंतु वे पराजित हुए और उनको बयाना का दुर्ग राणा सांगा को सौंपना पड़ा। अतः राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब जैसे ये सूचना बयाना के दुर्ग के पतन की सूचना बाबर तक पहुंची, बाबर भी सैनिक तैयारियों के साथ लग गया और अपने आसपास के सेना नायकों को इकट्ठा कर, जिसमें उनका बेटा जौनपुर से भी, हुमायूं को भी जौनपुर से बुला लिया गया और वो भी वहाँ से कूच करके खानवा की ओर निकल पड़ा। खानवा जो फतेहपुर सीकरी से 10 मील की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित है, वहाँ पर डट गया और वहाँ पर रसद पानी आदि की व्यवस्था भी करने लग गया। अब राणा सांगा ने यहाँ पर थोड़ी गलती ये की, जिसको कई इतिहासकारों ने माना है कि उनकी बड़ी भूल थी। उन्होंने सीधा बयाना के दुर्ग से सीधा फतेहपुर सीकरी की ओर निकल कर भुसावर की ओर निकलना शुरू कर दिया। यहाँ उसको लगभग 1 महीने का लग गया, यानी कि 1 महीने का समय बाबर को मिल गया। अतः बाबर को 1 महीने का समय मिल गया। अब जब बयाना का दुर्ग जो पतन हुआ था, वहाँ से बहुत सारे मुगल सैनिक भागकर खानवा की तरफ पहुँचे, फतेहपुर सीकरी पहुँचे। तो उन्होंने राजपूतों की शक्ति, उनके भय के बारे में अन्य सैनिकों को बताया। तो उन सैनिकों में भय व्याप्त हो गया, मुगल सैनिकों में भय व्याप्त हो गया। जब बाबर को इसकी जानकारी हुई तो बाबर ने उन सेना नायकों में जोश बढ़ने के लिए उनको धार्मिक रूप से प्रोत्साहित किया और इस युद्ध को धर्म युद्ध का, जिहाद का नारा दिया। साथ ही उन्होंने बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। इसी प्रकार मुसलमानों को लगने वाला कर, तमगा कर को भी उसने हटा दिया। ठीक, इसके अलावा उन्होंने इस तरह से अपनी सेना में हौसला अफजाई की सेना को प्रोत्साहित किया। अतः बाबर की सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। अब सांगा और बाबर दोनों ही खानवा के मैदान में आ डटे थे। मार्च 1527 में बाबर ने तोपखाना, बाबर की युद्ध की जो सबसे बड़ी खासियत उसका तोपखाना और उसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति के सारे उसने संघर्ष किया। इसी तरह से राणा सांगा और उसकी जो मेवाड़ की सेनाएं थी वो परंपरागत राजपूत तरीके से ही लड़ रही थी। तोपों का युद्ध जब शुरू हुआ तो तोपों के माध्यम से जब युद्ध शुरू किया तो इससे राजपूत सैनिकों को काफ़ी क्षति पहुंची। हालांकि शुरू के जो वार किए राजपूतों ने वे काफ़ी घातक सिद्ध हुए मुगलों के लिए, लेकिन बाबर ने क्योंकि अपनी युद्ध नीति की व्यूह रचना टैक्टिक्स इस तरह से यूज की थी ताकि वो राजपूतों को हरा सके। हालांकि सेना की जब बात करें तो सेना उसकी बात राजपूतों की, राणा सांगा की सेना बाबर से कई गुना अधिक थी। कितने गुना अधिक थी उसमें इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन अधिक थी उनकी सेना। युद्ध जब शुरू हुआ 17 मार्च 1527 को भीषण युद्ध शुरू हुआ। कभी शुरुआत में राजपूतों को जो अवश्य सफलता मिली, लेकिन बाद में तोपों के जो वार किए गए और घुड़सवार जो मुगलों की सेना थी उसने काफ़ी प्रेशर में डाला राजपूतों को और काफ़ी इम्पैक्ट डाला राजपूत सैनिकों पर। काफ़ी उनको पराजित करने में काफ़ी सफलता उनके माध्यम से उन्होंने मिली। जब ये भीषण संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में राजपूतों के कई वीर सेना नायक चंद्रभान, दलपत, बोपराय, माणिक चंद्र, हसन खां मेवाती आदि सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए।
इसी प्रकार राणा सांगा भी एक तीर लगने से उनके सर में एक तीर लग गया और वे घायल हो गया। घायल अवस्था में उसको युद्ध मैदान से दूर ले जाया गया, युद्ध मैदान से दूर ले जाया गया और उसके स्थान पर झाला अज्जा को राजचिन्ह आदि पहनाकर हाथी पर बैठा दिया गया ताकि राजपूत सेना में जोश कम न हो। लेकिन धीरे धीरे बात सब जगह फैल गई, इसलिए राजपूत सेना का जोश कम हो गया। तुलुगमा युद्ध पद्धति के द्वारा, तुलुगमा युद्ध पद्धति के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तुलुगमा युद्ध पद्धति, तुलुगमा युद्ध पद्धति, जैसे बाबर, ये बाबर हो गया, बाबर का मुख्य ये सांगा, सांगा की सेना, उनके दस्ते, उनके दस्ते, तुलुगमा युद्ध पद्धति में क्या किया जाता है कि दोनों साइडों से अलग अलग सेना नायकों के द्वारा अलग दस्ते रखे जाते थे ताकि युद्ध के दरमियान जब युद्ध शुरू हुए तब तो उसका यूज किया जा सके। तो ये सेनाएं काफी तादाद में पीछे से वार करती थी, घूम के, यानी घेर के वार करती थी। इन्होंने युद्ध शुरू हो गया, उनको लग रहा था कि युद्ध कब जीत सकते हैं मुगलों को, तो उन्होंने लास्ट वार कर तुलुगमा युद्ध पद्धति को भी यूज किया और मुगल राजपूत सेनाओं को यहाँ इस तरह से घेर कर पराजित किया, दोनों साइडों से घेर कर। ये तो सामने सामने लड़ गए थे, यह ऊपर तोपखाना नहीं था, तोपखाना उनकी सुरक्षा के दस्ते, और यहाँ उनकी सेना अलग अलग दस्तों में सेनाएं बटी हुई थी। चूँकि राजपूतों के अलग अलग सरदार थे, सामान थे, वो सेनाओं के रूप में अपने सरदारों के नेतृत्व में काम कर रहे थे। इस प्रकार से तुलुगमा युद्ध पद्धति के द्वारा उन्होंने घेर कर उनको पराजित कर दिया। इस प्रकार से खानवा युद्ध में मुगल सम्राट बाबर विजयी रहा और इस युद्ध ने भारत की राजनीति को एकदम पलट के रख दिया और इस प्रकार से भारत में अब उत्तर भारत में खासतौर पर मुगलों को चुनौती देने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। राणा सांगा को वहाँ से ले जा, जब घायल अवस्था में ले जाया गया और बाद में बसवा के आसपास उनको जब होश आया तो वो फिर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, लेकिन सरदारों के द्वारा उनको समझाया गया। बाद में 30 जनवरी 1528 तक वे जीवित रहे। अब उनकी मृत्यु घायल अवस्था, क्योंकि बहुत सारे बताया जाता है कि 80 घाव तक उनको युद्धों में लगे थे, तो उनका एक पैर भी कट गया था, एक हाथ, एक आँख भी बताई जाती है कि नहीं थी। बाद में बताया जाता है कि वो बाबर से फिर से युद्ध करना चाहते थे, तो कुछ राजपूत सरदारों ने उनको विष देकर मार दिया। ये भी बताया जाता है ये अपनी वे खुद की मृत्यु से, घायल अवस्था की मृत्यु से मरे। इस पर काफ़ी विवाद है। इस प्रकार से हम खानवा के युद्ध की चर्चा कर सकते हैं। राणा सांगा क्यों पराजित हुआ इसके बारे में हम जान सकते हैं। इसके पीछे कई कारण थे। जब मैं बात करता हूँ 1519 से 26 तक तो राणा सांगा यशस्वी सम्राट था, पराक्रमी था, आसपास कोई सम्राट नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि मध्य एशिया से एक जाति जो मंगोल और तैमूर जाति हैं, तैमूर के जो चंगेज खां और तैमूर के मिश्रण के वंशज थे, वो भी जंगजू थे, ठंडे प्रदेशों से आने वाले, तो उनके पास युद्ध टैक्टिक्स भी थी, युद्ध नीति यानी कि रणनीति के साथ वो लड़ा करते थे। इसलिए इस खानवा के युद्ध में बाबर की जो सफलता हुई ना, उसकी युद्ध रणनीति काफ़ी महत्व दिया है। चाहे उसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति, उसका तोपखाना हो, उसकी अश्वरोही सेनाओं, और बाबर के द्वारा बाबर स्वयं युद्ध मैदान में नहीं गया, वो केवल आदेश दे रहा था दूर खड़ा होकर, ऊंचाई पर जाकर। महाराणा सांगा ने गलती क्या की, बाद में उसको ऐसा लगा कि सेना कमजोर पर, तो खुद मैदान में कूद गया, और जब वो घायल हो गया तो इससे राजपूतों की जो सेनाएं थी वो
थोड़ा सा बिखर गए, क्योंकि जब भी उनका राजा, अगर राजा घायल होता है, उनकी मौत की अफवाह फैलती है तो फिर भगदड़ मची जाती है। इसी तरह राजपूतों जो मेवाड़ की जो सेना थी वो विभिन्न राजपूतों सरदारों राजाओं के अधीन थी, जो उन्हीं का आदेश मानती थी, ना कि एक किसी एक नेतृत्व का। जबकि बाबर की जो सेना थी वो बाबर का ही आदेश मानने के लिए तैयार थी। ये भी एक कारण रहा जो उनकी पराजय का दर्शाता है। तोपखाना के बारे में मैंने आपको बताया, तोपखाना चूँकि एक नई चीज़ थी, राजपूतों के पास तोपखाना नहीं था, तो तोपखाने के माध्यम बहुत सारी सैनिक शक्ति उनको उठानी, अश्वरोही सेना, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह से एक गलती जो मैंने पहले भी बताया था कि जो बयाना के दुख पर अधिकार किया सांगा ने, तो वह 1 महीना लेट हो गया। अगर सीधा वो पहुंच जाता बयाना से फतेहपुर सीकरी, हो सकता है इसका रिजल्ट और कुछ रहता, लेकिन वो भुसावर होते हुए पहुंचा, तो इतिहासकारों ने ये भी एक कारण माना है। एक कारण जो काफ़ी विवादित भी है और हो सकता है सही भी हो, बताया जाता है इसको कर्नल टोड, हरविलास शारदा, श्यामल दास जैसे राजस्थान के प्रख्यात इतिहासकार मानते हैं कि सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा का विश्वासघात, यानी कि उन्होंने राणा सांगा को धोखा दिया और बाबर के साथ वे मिल गए, इसको भी राणा सांगा की पराजय के रूप में देखते हैं। हालांकि इसके इतिहास में मतभेद है। यूँ बताया जाता है कि ये दोनों व्यक्ति बाबर से तब मिले जब बाबर, राणा सांगा घायल हो चुका था, उसके बाद इन्होंने पाला पलट लिया। हालांकि उस समय के समकालीन इतिहासकार निजामुद्दीन भी लिखते हैं कि बाबर को सहायता देने के लिए एक अदृश्य सेना आई, अदृश्य जगह से, किसके साथ थी उसको पता नहीं। तो कुछ राजस्थानी विद्वानों का मानना है कि ये अदृश्य सेना सलहदी तंवरी लेके आया था, जिसके बाद 30 से 35 हज़ार सेना बताई जाती है। लेकिन अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है कि ये उसकी सहायता की या नहीं की थी। जो भी कारण रहे हो, ये जिसकी चर्चा मैंने आप सभी के सामने की है, ये खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय इसी वजह से, इन सभी कारणों से हुई है, जैसे कि मैंने आपको मोटे मोटे रूप में उसकी चर्चा की है। खानवा युद्ध का परिणाम, जिसमें शुरू बताया कि युद्ध का परिणाम काफ़ी अलग रहा। इन्होंने भारत की राजनीति को बदल दिया और कई सौ वर्षों तक राजपूतों की, बताया जाता है कि 200 वर्षों तक राजपूतों में फिर कोई एकता नहीं रही। इसके बाद ही राजपूत संघ का निर्माण हो सका जो राणा सांगा के समय हुआ था। तो इससे अब मुगलों को चुनौती देने वाला था कोई नहीं, क्योंकि राजपूत पड़ोसी वही थे, वो चुनौती दे सकते थे, लेकिन वो बिखर गए। अब इसी प्रकार से राणा सांगा को जो खानवा युद्ध ने पराजित किया, तब बाबर को अफगानों को दबाने में भी आसानी हो गई। इसके बाद बाबर ने चंदेरी, गागरा आदि के युद्धों में काफ़ी सफलता प्राप्त की। 30 जनवरी 1528 को भारत के इस महान शासक राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से आज मैंने आपको महाराणा सांगा के बारे में जानकारी दी। अगली क्लास होगी किसी और टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।